Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 11, Akbar the Great. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 का जो वीडियो था उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से जो है रिलीजियस पॉलिसी. मतलब अब हम अकबर की धर्म से जुड़ी हुई नीतियाँ क्या थी वो डिस्कस करेंगे. देखो, अगर हम अकबर की बात करें तो इन्हें सारे ही मुग़ल रूलर में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था. वो इसीलिए क्योंकि ये रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करते थे. ठीक है, देखो, आपका धर्म अच्छा है, मेरा बुरा है, मेरा अच्छा है, आपका बुरा है. अकबर के साथ ऐसा नहीं था. वो सारे धर्मों की अच्छाइयों को मानते थे और सारे धर्मों को वेटेज देते थे, वैल्यू देते थे. तो अकबर ने बहुत लिबरल रिलीजियस पॉलिसी बना रखी थी. लिबरल मतलब सारे धर्मों को छूट थी इनकी रूल के टाइम पर. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि इस्लाम को ही ये प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. रिलीजियस पॉलिसी इनकी बहुत लिबरल थी. इन्होंने रियलाइज़ कर दिया था कि अगर मुझे एक ऐसी कंट्री पर रूल करना है जहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा तो टॉलरेंट होना पड़ेगा. ही रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू रूल ओवर द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ वन नेशन, एक ही कंट्री की इतने डाइवर्स पॉपुलेशन के ऊपर रूल करना है तो मुझे रिलीजियस टॉलरेंस को तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, मेरी रिलीजियस पॉलिसी को लिबरल बनाना पड़ेगा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो क्या अपनाए, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, है ना. हर धर्म के प्रति सहनशील हो जिससे हर व्यक्ति इक्वल स्टेटस एंजॉय करे, हर रिलीजन इक्वल स्टेटस एंजॉय करे, भले ही उसका धर्म कोई भी क्यों ना हो. मतलब जब अकबर रूल कर रहे थे तो भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और रिलीजन से बिलोंग करता होता उस टाइम में, तो सबको कैसा ट्रीटमेंट देते थे अकबर, इक्वल. कभी भी अकबर ने उलेमास को अलाउ नहीं किया कि वो अकबर की पॉलिसीज़ को डिक्टेट करेंगे. मतलब अकबर के टाइम पे धर्म बिल्कुल अलग था और पॉलिटी बिल्कुल अलग थी, स्टेट सरकार बिल्कुल अलग था. तो अकबर ने कभी भी अलाउ नहीं किया अपने उलेमास को. उलेमास कौन होते हैं बेटा? बहुत ही इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, है ना, जो बहुत नॉलेज रखते हैं इस्लाम के बारे में. तो इस्लामिक स्कॉलर्स को हम क्या कहते हैं, उलेमास. तो कभी भी अकबर ने ये नहीं चाहा कि स्टेट पॉलिसीज़ को डिक्टेट कौन करे, उलेमास. उन्होंने कहा उलेमास को आप धर्म की नीति बनाओ, राजकाज मैं संभाल लूँगा. और ये इंश्योर किया कि जो मुग़ल स्टेट है वो सेक्युलर बना रहे. सेक्युलर का मीन्स क्या होता है बेटा? सारे रिलीजन रहेंगे पर किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया जाएगा. आज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक नेशन, इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्री है, पर इंडिया है क्या कोई धर्म इसके साथ जुड़ा हुआ? बिल्कुल भी नहीं. श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है बुद्धिज़्म, है ना, पर हमारी कंट्री के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है. ऐसे ही अकबर के टाइम पे भी स्टेट रिलीजन नहीं हुआ करता था. अकबर का जो स्टेट था वो सेक्युलर होता था. कुछ पॉपुलर रिलीजियस पॉलिसीज़ थी अकबर की, उनको हम डिस्कस करेंगे. अकबर ने जजिया नाम का जो टैक्स होता था उससे एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. ये वो टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था. मतलब कोई मुगल रूलर हुआ, उसने कहा कि आप हिंदू हो ना, आप मेरी स्टेट में रह रहे हो, क्योंकि आप हिंदू और मैं मुस्लिम हूँ तो आपको मुझे एक टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको भी संरक्षण दे रहा हूँ. तो इसको कहते थे जजिया. पर अकबर ने बोला मैं कोई जजिया नहीं लूँगा, मैं सबका रूलर हूँ, ना हिंदू से जजिया लूँगा और ना किसी और से. फिर पिलग्रिमेज टैक्स लगते थे बेटा. पिलग्रिमेज टैक्स मतलब अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी अकबर ने ख़त्म कर दिया कि भाई जब आप धर्म कर्म के काम पे जा रहे हो, भगवान के लिए जा रहे हो, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. जो जजिया और पिलग्रिमेज टैक्सेस थे उससे नॉन मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई हमारी कंट्री है, हम धर्म कर्म के काम पे जा रहे हैं, हमारी कंट्री पे रूल करने तुम आए और टैक्स हमसे ले रहे हो, ये कौन सी बात हुई, हम क्यों दें भाई तुम्हें टैक्स. तो अकबर ने बहुत अच्छा किया. अकबर को लोग फिर बहुत पसंद करने लगे क्योंकि अकबर ने जजिया और क्या हटा दिया था बेटा, पिलग्रिमेज टैक्स. सेकंड पॉइंट, उन्होंने अलाउ किया अपने सब्जेक्ट को, अपनी प्रजा को, कि आप किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से
मना सकते हो, पूज सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपका वर्शिप का तरीका कोई भी हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी धार्मिक स्थान बना सकते हो, आपको मंदिर बनाना है मंदिर बना दो, चर्च बनाना है चर्च बना दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलीजियस प्लेसेस भी आप बिल्ड कर सकते थे, आप किसी भी तरीके से वर्शिप कर सकते थे, अकबर ने ये सब अलाउ किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि सारे हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे कौन? अकबर, अलॉन्ग विथ हिज राजपूत वाइफ्स। जो अकबर की राजपूत वाइफ्स थी, उनके साथ अकबर भी सारे हिंदू रिलीजियन सारे हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। अपनी राजपूत वाइफ्स के साथ अकबर सारे हिंदू तीज और त्योहारों को मनाते थे। फिर बेटा अकबर ने बहुत सारे हिंदूज को मिलिट्री और सिविल पोजीशंस दी थी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि अकबर मुस्लिम रूलर है तो उसके राज्य में जितने भी लोग होंगे इंपॉर्टेंट पोजीशंस वाले वो सारे मुस्लिम होंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस्लाम को मानने वाले होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिलिट्री वाली भी और सिविल वाले भी हिंदूज़ को दी हुई थी। फिर अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? शादी के थ्रू रिलेशंस बनाना, है ना। हिंदू राजा मुस्लिम रानी, मुस्लिम राजा हिंदू रानी, इस तरीके से। और किसके साथ? राजपूत रूलर्स के साथ। और बेटा अकबर ने बहुत सारी लैंड ग्रांट्स दी थी बहुत सारे लोगों को। लैंड ग्रांट्स देने के पहले कभी भी ऐसे नहीं पूछा था कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो। अकबर ऑल्सो गेव लैंड ग्रांट्स टू पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, अकबर को मतलब नहीं था। अकबर ने बहुत सारे लोगों को लैंड ग्रांट्स दी थी बिना उनका धर्म पूछे। अकबर ने बहुत सारे डिबेट्स स्टार्ट किए, बहुत फाइनर पॉइंट्स पे, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे। धर्म से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें भी होती है ना बेटा, तो धर्म या तो बोल दो सब कुछ ही अच्छा होता है, पर जब हम कट्टरता पे आ जाते हैं तो हम अलग तरीके से देखने लगते हैं। तो अकबर बहुत ज़्यादा कट्टरता की बात नहीं करता था। अकबर का मानना ये था कि हमें हमारे धर्म की अच्छाइयाँ हों या बुराइयाँ हों, उन पर एक डिबेट करना चाहिए। तो जो जितने भी फाइनर पॉइंट्स थे रिलीजन के, उस पर अकबर ने डिबेट किया, है ना। और सारे ही धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। उसने इन सब के लिए क्या बनाया था? इबादत खाना, हॉल ऑफ प्रेयर। तो सारे जो लोग होते थे, भले ही वो हमारे ब्राह्मण्स हों, फादर्स हों, या फिर आपके उलेमाज हों, सब लोग इकट्ठे बैठते थे और धर्म पे डिबेट और डिस्कशंस होता था। और जहाँ पर ये होता था उसको इबादत खाना बोलते थे, हॉल ऑफ प्रेयर। ये कहाँ पर था बेटा? फतेह। बेटा अकबर बहुत सारे फ़िलासफ़र्स को बुलाते हैं, स्कॉलर्स को बुलाते हैं। भाई क्यों बुलाते हैं इतने सारे फ़िलासफ़र्स स्कॉलर्स को? क्योंकि अकबर सारे धर्मों के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई उनके मुख्य बिंदु क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, किस प्रिंसिपल पे वो बेस है, हर धर्म की टीचिंग क्या है। देखो हर धर्म कुछ ना कुछ तो सिखाता है, हर धर्म के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मेन पॉइंट होते हैं। तो इसको समझने के लिए अकबर ने बहुत सारे फ़िलासफ़र्स और स्कॉलर्स को अपने पास बुलाया। बेटा 1579 में अकबर ने मज़हरनामा इशू कर दिया, जिससे अकबर को बहुत ज़्यादा ताकत मिल गई। किस सब्जेक्ट की ताकत मिल गई? किस सब्जेक्ट में वो एम्पावर हो गया कि अब वो इस्लामिक लॉ को भी इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मतलब बताना। क्या होता है? मतलब बताना। तो भाई इस्लामिक लॉ का मतलब बताना, ये काम अब खुद कौन करेंगे? अकबर। मतलब सुप्रीम अथॉरिटी रिलीजियस मैटर में भी अब खुद कौन बन गए थे? अकबर। 1579 में अकबर ने मज़हरनामा इशू किया, जिससे अकबर को ये पावर मिल गई कि अब वो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन करेगा। किसका? इस्लामिक लॉज का। क्या लॉ में लिखा है, क्या उसका मतलब है, उसे इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे देखना चाहिए, ये सारी बातें अकबर अब खुद करने लगा। क्यों? जिससे उलेमास को उतना पावर ना मिले, है ना। अकबर के हाथ में ज़्यादा पावर रहे। अब बेटा सुलेकुल और दीने इलाही दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा इबादत खाने में जो भी डिस्कशंस होते थे, है ना, उससे अकबर को एक आइडिया आया कि मुझे सुलेकुल बनाना चाहिए। मतलब सुलेकुल की बात करनी चाहिए, यूनिवर्सल पीस की बात करनी चाहिए। तो सुलेकुल था क्या? सुलेकुल कैसे बनाया अकबर ने, या क्या था उसके अंदर? तो सुलेकुल पहली बात तो उसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल पीस, और ये एक सेक्युलर आउटलुक था, ठीक है, जो दो लोगों में
भले ही वो अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। सुलेकुल कैसा था बेटा? एक सेक्युलर आउटलुक था, जो दो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। तो सुलेकुल फिर क्या करता था? सुलेकुल फोकस करता था ऑनेस्टी पे, जस्टिस पे। आप कितने वफादार हैं, कितना सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जस्टिस कैसा होना चाहिए, है ना। किसके पे फोकस करते थे? सुलेकुल में क्या था, किस पे फोकस था? ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, शांति हो भैया, ठीक है। एट्रीब्यूट्स विच आर यूनिवर्सली अप्रिशिएटेड, मतलब अकबर के सुलेकुल को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, जिसका मेजर फोकस था ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस के ऊपर। बेटा फिर अकबर के दिमाग में एक और आइडिया आया। वो आइडिया था एक नया धर्म बनाने का। तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया, जिस धर्म का नाम था दीन इलाही। क्या नाम था? दीन इलाही। दीन इलाही का मतलब होता है डिवाइन फेथ। दीन इलाही का मतलब होता है डिवाइन फेथ। अकबर को फिर एक नया आइडिया आया कि उसे दीन इलाही बनाना चाहिए, एक नया धर्म, ठीक है, डिवाइन फेथ, जिसको इंग्लिश में कहेंगे दीन इलाही को क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिवाइन फेथ। उसने मेन फीचर्स कहाँ से लिए दीन इलाही के लिए? सारे रिलीजन से। जितना भी वो डिस्कशन होता था ना इबादत खाने में, तो वहाँ पे सारे लोग जब अपने अपने धर्म के बारे में बताते थे, तो अकबर को पता चल गया इस धर्म में ये अच्छा है, इस धर्म में ये अच्छा है, इस धर्म में ये और अच्छा है। तो उसने सारे धर्मों की अच्छाइयों को कंबाइन किया और एक नया धर्म बना दिया, जिसका नाम था दीन इलाही, ठीक है। और इसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया, नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया, क्योंकि दीन इलाही में सारे धर्मों की अच्छाइयाँ थी, सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाए, और इसने नेशनल यूनिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया। अकबर का बिलीव था कि जो प्रिंसिपल्स हैं दीन इलाही के, वो एक्सेप्टेबल होंगे सारी रिलीजियस कम्युनिटी को। सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं, वो सब एक्सेप्ट करेंगी किसके प्रिंसिपल को? दीन इलाही के प्रिंसिपल को। दीन इलाही का मानना था कि भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। इस सिद्धांत पे बेस था, आधारित था दीन इलाही। दीन इलाही कहता था कि एम्परर ही रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। धरती के ऊपर भगवान का कोई प्रतिनिधित्व है, भगवान का कोई प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन ही है? एम्परर, ठीक है। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदुओं की रामायण, महाभारत, गीता ये होली बुक है, मुस्लिम्स की मतलब इस्लाम की कुरान है, पर दीन इलाही की कोई ऐसी स्क्रिप्चर, कोई ऐसी होली बुक नहीं थी। दीन इलाही की कोई भी होली बुक, कोई भी स्क्रिप्चर नहीं थी, ना ही तो इसमें कोई प्रीस्ली क्लास थी पूजन पाठ कराने के लिए, जैसे हम में हिंदुओं में पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, है ना, मौलवी होते हैं इस्लाम में, पर इसमें कोई भी प्रीस्टली क्लास नहीं थी, ठीक है, कोई रिचुअल नहीं था। ये तो मॉरल कोड था। क्या था बेटा? सिर्फ मॉरल कोड। अकबर ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको दीन इलाही को मानना ही है, मानना ही है, मैं आपका रूलर बोलता हूँ, आप सब अपने अपने धर्मों को छोड़कर दीन इलाही को मानने लग जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं किया अकबर ने। बहुत सारे जो हिंदू नॉवेल्स थे उनमें से एक हिंदी नॉवल थे जिनका नाम था बीरबल, उन्होंने इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। बेटा बहुत सारे हिंदू नॉवेल्स थे अकबर के कोर्ट में, पर उनमें से सिर्फ एक जिसका नाम था बीरबल, उन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। और बेटा दीन इलाही ख़त्म हो जाता है अकबर की डेथ के बाद। मतलब अकबर की डेथ के बाद इसको कोई ऐसे बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं मिलता है, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अकबर की डेथ के बाद ये धर्म ख़त्म हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के कोर्ट में किसने इसको अडॉप्ट किया था, तो वो किसने किया था? बीरबल ने। अब हम पढ़ेंगे सोशल और कल्चरल रिफॉर्म, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार जो अकबर के टाइम में हुए। तो सबसे पहले सोशल रिफॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अकबर ने बहुत सारे सोशल और कल्चरल रिफॉर्म करे अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य में बहुत सारे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन किए। किसने? अकबर ने। उसने कभी भी परमिट नहीं किया कि सती हो, उसकी टेरिटरी में कभी भी सती प्रथा अकबर ने अलाउ नहीं की। उसने विडोरी मैरिज को लीगलाइज कर दिया कि भाई विधवाएं दोबारा शादी करेंगी, और बच्चों की शादी पे रोक लगाई, डिस्करेज किया उन्हें, है ना, कि भाई बच्चों की शादी ना करो, विधवाओं की दोबारा शादी कर दो, सती मेरे राज्य में नहीं होगी।
और इवन अकबर ने जो लीगल एज थी मैरिज की उसको 14 कर दिया और बॉयज़ के लिए 16। अकबर जब रूल कर रहे थे तो अकबर को भी चाइल्ड मैरिजेस पसंद नहीं थी, तो अकबर ने कहा कि लड़की 14 साल की होगी तभी उसकी शादी होगी और लड़का 16 साल का, उसके पहले आपकी शादी नहीं करनी है। अकबर खुद इलिटरेट था, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, है ना, असाक्षर था अकबर, पर वो एजुकेशन को बहुत प्रमोट करता था। उसने बहुत स्ट्रेस दिया कि भाई हमें सेकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहिए, मैथ्स बच्चों को पढ़ाएं, एग्रीकल्चर पढ़ाएं, हिस्ट्री, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाने चाहिए। ऐसा किसका मानना था? अकबर का। और बेटा उसने एक पूरा डिपार्टमेंट ही सेटअप किया था, सेपरेट डिपार्टमेंट, जो संस्कृत के टेक्स्ट को, जैसे वेद, भगवद गीता और दूसरी जो हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई बुक थी, उसको पर्शियन और अराबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए तो अकबर ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, जिस डिपार्टमेंट का काम यही था कि संस्कृत में जो टेक्स्ट हैं, वेद, भगवद गीता और दूसरे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, उसको पर्शियन और अराबिक में ट्रांसलेट किया जाए। इससे जो कॉमन मास थी उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो भी इंडियन कल्चर और लिटरेचर को पढ़ पाया। अब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, कला और संस्कृति, है ना। अकबर बहुत बड़ा पैट्रन था आर्ट का, लिटरेचर का और आर्किटेक्चर का। सुंदर सुंदर बिल्डिंग हो, बहुत सारा लिटरेचर हो, पेंटिंग्स हो, म्यूज़िक हो, तो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब का बहुत बड़ा पैट्रन था, संरक्षक था। कौन? अकबर। आर्किटेक्चर की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे इंडियन स्टाइल्स को अडॉप्ट किया अपने आर्किटेक्चर में। उसने राजपूत स्टाइल जो थी बिल्डिंग की उसको यूज़ किया फतेहपुर सीकरी सिटी को बनाने के लिए। कुछ उसने बहुत ही एग्जिक्यूट बिल्डिंग्स बनवाई हैं उस सिटी में, जैसे पंचमहल, जोधाबाईस पैलेस, बुलंद दरवाज़ा। और बच्चा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि भाई बुलंद दरवाज़ा अकबर ने क्यों बनाया था। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने कमामरेट करने के लिए बनवाया था। किसको कमामरेट करने के लिए? उसकी विक्ट्री ओवर गुजरात जब उन्होंने जीता तो उसको उसकी याद में उसको कमामरेट करने के लिए, स्मरण करने के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो याद रखना बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया था बेटा? टू कमामरेट विक्ट्री ओवर गुजरात। बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो रेड सैंडस्टोन से बनी थी उनके टाइम में। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मुग़ल रूलर इन जनरल एनकरेज करते थे पर्शियन लिटरेचर को, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन थी। पर्शियन कोर्ट की लैंग्वेज होने के कारण बहुत सारे जो मुग़ल रूलर थे वो मोस्टली पर्शियन लिटरेचर को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। पर अबुल फजल जो एक ग्रेटेस्ट पर्शियन पोइट थे मुग़ल पीरियड के, 1586 में अकबर ने अबुल फजल से कहा कि आप डिटेल में एक बहुत ही एक्यूरेट अकाउंट लिखो उनके टाइम का, उनके रीन का, उनके रूल का। फिर से ध्यान से सुनो, मुग़ल रूलर पर्शियन लिटरेचर को ज़्यादा इनकरेज करते थे और पर्शियन कोर्ट की लैंग्वेज भी थी। अबुल फजल बहुत ही महान पर्शियन पोइट थे मुग़ल पीरियड के। 1586 में अकबर ने अबुल फजल से कहा कि तुम बहुत डिटेल में लिखो, मेरा जब से रूल स्टार्ट हुआ है तब से क्या चेंजेस आए हैं, और प्लीज़ एक्यूरेट रहना, बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से लिखना। तो फिर किसने? अबुल फजल ने लिख दिया अकबरनामा। तो अकबर की ऑटोबायोग्राफी भी इसे कहते हैं कुछ लोग। लिखने वाले कौन थे? अबुल फजल, जो कि एक हिस्टोरिकल अकाउंट है अकबर के रीन का। अकबर ने जितना भी रूल किया है, अकबर के रीन का, अकबर के समय काल का अच्छा अकाउंट आपको अकबरनामा में मिलता है। बीरबल वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कविराज। बीरबल को कविराज का टाइटल दिया था किसने? अकबर ने। तुलसीदास रोट रामचरितमानस, और जो रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं उस रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। किसके टाइम में ही बेटा? अकबर के टाइम में ही। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस कब लिखा है? अकबर के टाइम में लिखा है। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल को दी गई थी। अकबरनामा क्या है? हिस्टोरिकल अकाउंट है अकबर के रीन का। नाउ म्यूजिक एंड पेंटिंग। म्यूजिक एंड पेंटिंग, तो म्यूज़िक और पेंटिंग भी बहुत फ्लरिश हुई, फली फूली अकबर के रूल में। हिंदुस्तानी
जो म्यूज़िक था, हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक था, उसे बहुत रिच बनाया किसने? तानसेन ने। हिंदुस्तानी म्यूज़िक वॉज मेड रिच बाय तानसेन, जो कोर्ट म्यूजिशियन थे किसके? अकबर के कोर्ट म्यूजिशियन का नाम था तानसेन, और तानसेन ने हिंदुस्तानी म्यूज़िक को बहुत रिच बनाया। तानसेन बहुत ज़्यादा वेल नोन म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट के वेल नोन म्यूजिशियन का नाम था तानसेन। बेटा मुगल्स ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आर्ट की फील्ड में। जो मुगल्स का मिनिएचर आर्ट था उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडियन हिस्ट्री में, और ये जो मिनिएचर आर्ट है ये इसी पर्टिकुलर टाइम में, मतलब अकबर के रीन में ही बहुत ज़्यादा एमर्ज हुआ, फ्लरिश हुआ। बहुत सारे जो आर्टिस्ट और पेंटर्स थे वो इसी स्कूल मिनिएचर आर्ट से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। ये मोस्टली इलस्ट्रेट करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को, जिसे हम कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। दे मोस्टली इलस्ट्रेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये क्या दिखाती है? मैन्युस्क्रिप्ट। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, 9 ज्वेल्स, नवरत्न। किसके? अकबर के कोर्ट के। अकबर के कोर्ट में 2 महान 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 लोग रहते थे जिन्हें हम नवरत्न कहते थे, है ना, जिसमें से 2 या 3 को तो आप अब तक पढ़ चुके हो। आप टोडरमल को पढ़ चुके हो, बीरबल को पढ़ चुके हो, आप तानसेन को पढ़ चुके हो, ठीक है। राजा मानसिंह का जिक्र अभी नहीं आया, वो अभी देखेंगे हम लोग। तो अकबर खुद इलिटरेट था पर उसे बहुत पैशन था लर्निंग का, नई नई चीज़ें सीखने का। उसने अपनी लाइफ टाइम में अपने आप को सराउंड करके रखा लर्नड मैन, बहुत पढ़े लिखे आदमी, राइटर्स, स्कॉलर्स, पोएट, म्यूजिशियन, सब इसके आगे पीछे घूमते थे, क्योंकि अकबर को पसंद था कि उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा लर्न मैन की हो, ठीक है। और वो इनके ओपिनियन को भी ध्यान से सुनता था। कौन? अकबर। हिज कोर्ट इज़ बिलीव टू हैव 9 जेम्स। ऐसा माना जाता है कि इनके कोर्ट में 9 रत्न थे, नवरत्न थे। पहले थे बीरबल, जिनमें ह्यूमर और विट्स दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन, एक गिफ्ट था। आप लोगों ने अकबर बीरबल की कहानियाँ तो सुनी होंगी ना, वो खिचड़ी वाली, दीपक से रोशनी वाली, तो बहुत नोन थे किसके लिए? अपने ह्यूमर और अपने विट्स के लिए। तो बेटा बीरबल किस लिए फेमस थे? अपने मजाक के लिए और अपनी हाजिर जवाबी के लिए। ह्यूमर मतलब मजाक, विट्स मतलब वो जो तुरंत जवाब दे देते हैं ना, एलोक्वेंट भी बोल सकते हैं, हाजिर जवाब समझो आप तो। इन्हें चार्ज दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन? जस्टिस एट द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में न्याय देने का काम करते थे। कौन? हमारे बीरबल। टोडरमल किसके एक्सपर्ट थे? बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टोडरमल एक्सपर्ट थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के। टोडरमल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बीरबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट द रॉयल कोर्ट। तानसेन को भी आप जान गए, सिंगर थे अकबर के, है ना, इन्हें गीत सम्राट भी कहते हैं। अबुल फजल जो थिंकर भी थे और राइटर भी थे, जिन्होंने अकबरनामा लिखा, इन सबको तो पढ़ ही लिया था। अब जिनको हम पढ़ेंगे बेटा, इनको हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा है। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, इन्हें क्या का टाइटल मिला था? खाने खाना का, और ये किसने दिया था? अकबर ने। ही वॉज अ सेलिब्रेटेड हिंदी स्कॉलर, ये बहुत ज़्यादा जाने माने हिंदी स्कॉलर थे। इन्हें रहीम सफसाई बेटा आप लोग जो रहीम के दोहे पढ़ते हैं ना, क्या वो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वो रहीम, ये वही वाले रहीम है। कलेक्शन ऑफ दोहास, है ना, रहीम साफसाई के लिए जाने जाते हैं। खाने खाना की उपाधि ने दी गई थी। देन राजा मान सिंह, ये बहुत महान जनरल थे, राजपूत थे, ग्रेट राजपूत जनरल थे। इन्होंने महाराणा प्रताप को हराया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। अकबर की साइड से लड़ने गए थे राजा मान सिंह, और इन्होंने महाराणा प्रताप को हराया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। नेक्स्ट फैजी। अब बेटा नेक्स्ट है फैजी। फैजी पोर्ट लॉरिएट थे अकबर के कोर्ट के, बहुत बढ़िया पोएम लिखते थे। इन्होंने ट्रांसलेट किया था लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में। लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था? फैजी ने। फैजी कौन थे? पोइट लॉरिएट। किसके कोर्ट के? अकबर के कोर्ट के। फ़ाकिर अज़ाउद्दीन,
ये मिस्टिक थे, चीफ एडवाइज़र थे अकबर कोर्ट के, मिस्टिक थे और चीफ एडवाइज़र थे अकबर के कोर्ट में। मुल्ला दो प्याज़ा ये एक स्कॉलर थे और ये अपनी हाजिर जवाबी के लिए ही जाने जाते थे। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.